हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। कॉन्ग्रेचुलेशंस डे 3 पर भी शो अप करने के लिए, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है जब हम नए नए प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि आसान नहीं होती चीज़ें। ऑल्दो अभी तक हमने अपना पहला प्रोग्राम नहीं लिखा है, स्पॉइलर अलर्ट, आज भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, देखो। अब अभी तक हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, एल्गोरिदम सीख लिया, सूडो कोड सीख लिया, फ्लो चार्ट सीख लिया, मेमोरी मैनेजमेंट सीख लिया। इतना आइडिया तो आपको लग गया। इवन ऑब्जेक्ट्स भी आप समझ रहे हो थोड़ा बहुत, है ना, समझ तो रहे होगे। जावा कब पढ़ाओगे भैया? ये क्या पढ़ा रहे हो? आज से पढ़ाएंगे, ठीक है। फ्लो में चलते हैं ना थोड़ा। तो जावा क्या होती है? व्हाट इज जावा? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। एंड इवन अगर आप रिलेट कर पाओ तो कुछ ऐसा होता है कंपाइलर। Anda, no, क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ठीक है। आई डोंट नो, मैंने ये मीम देखा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने पुट कर दिया इसमें। एनीवेज, तो नाउ वी आर क्लियर कि एक जावा क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेक्चर नंबर 1 बात कर चुके हैं। बट आज थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। जावा बनाई क्यों गई, किसने बनाई, कैसे बनाई, किन हालातों में बनाई, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, सन 1991 में। तो वहां से इस लैंग्वेज का आविष्कार शुरू हुआ। तो हमारे जो फादर ऑफ जावा किसे कहते हैं? वीडियो पॉज करके कमेंट करो। पता है? कोई बात, मैं बताता हूँ। जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। वो और उनकी टीम ने सन 1991 में सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर एक लैंग्वेज का आविष्कार किया जिसे कहते हैं ग्रीन टॉक, ठीक है। अब ग्रीन टॉक के हम तो जावा पढ़ने आए थे। रुको, आ रही है जावा, अभी ग्रीन टॉक है, ठीक है। तो उन्होंने ग्रीन टॉक नाम की एक लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। उनका बेसिक मोटिवेशन क्या था इस लैंग्वेज को इन्वेंट करने का? कि एक ऐसी लैंग्वेज हो, ठीक है, जो कि आपके टेलीविजन पे चल जाए। मतलब एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज हो जो कि आपके टेलीविजन को और ज्यादा इंटरैक्टिव बना दे, ठीक है। डिजिटल सेट टॉप बॉक्स हो गए, इस इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश थी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बट कभी-कभी हम कुछ और बनाना चाहते हैं और कुछ और ही बन जाता है। तो ये लैंग्वेज उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस हमारे डिजिटल टीवी इंडस्ट्री के लिए। तो उसे उस आइडिया को ड्रॉप करते हुए इस लैंग्वेज को सोचा गया कि नहीं यार, अब ये कहाँ पे यूज़ होगी? ये इंटरनेट पे यूज़ होगी। तो इसे इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए एक आइडियल कैंडिडेट माना गया। ठीक है। एंड इसका नाम इनिशियली ग्रीन टॉक ही क्यों रखा गया? क्योंकि जो आपके जेम्स गॉसलिंग थे, उनकी जो टीम थी, क्योंकि अकेले तो डेवलपर होता नहीं है, साथ में पूरी टीम चलती है। नाम एक का होता है लेकिन एफर्ट सबके होते हैं, बराबर के होते हैं, ठीक है। तो उनकी टीम को कहते थे ग्रीन टीम, इसलिए इसका नाम ग्रीन टॉक रखा गया, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो ग्रीन टॉक का ओरिजिन क्या था। बट थोड़े दिन बाद उनको ग्रीन टॉक में मजा नहीं आया, उन्होंने इसका नाम कर दिया ओक, ओ ए के ओक, ठीक है। पेड़ पे बेस्ड है, तो ऐसा नाम रख दिया। स्टिल कुछ टाइम और बीता, तो जब ये 1995 आया हमारा फाइनली, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जब रिलीज हो रही थी तो इसका नाम चेंज करके जावा रख दिया गया। अब यार इन्होंने इसका नाम जावा ही क्यों रखा? तो भाई डेवलप करते समय जो इनकी टीम थी वो काफी दबा के कॉफी पीती थी, है ना। हम इंजीनियर ज्यादातर ऑफिस में कॉफी पीते पाए जाते हैं, या तो कोडिंग करते हैं या कॉफी पीते हैं। तो ऐसे ही ये भी टीम थी, ये बहुत ज्यादा कॉफी पीती थी। अब उस कॉफी से जावा तक कैसे पहुंचे? तो देखो, वो कॉफी किस कॉफी बीन से बनती थी? उस बीन का नाम था जावा, ठीक है। और ये कॉफी बीन इंटरेस्टिंगली जिस आइलैंड पे पहली बार पाई गई थी वो एक इंडोनेशिया का आइलैंड था जिसका नाम था जावा, ठीक है। तो यहां से आपकी जावा की स्टोरी निकल के आ रही है कि एक ग्रीन टॉक जावा कैसे बनी। तो आई थिंक अब आप वेरी मच क्लियर हो कि यार इसका जो सिंबल है, लोगो है, ये कॉफी शेप का क्यों है, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। अब हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है कि यार जावा क्यों होती है, उसका ओरिजिन क्या है, वो क्यों बनाई गई थी और वो क्या बन गई, ठीक है। तो ये था जावा का इतिहास। अब इतिहास पे तो हमको जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिसके बाद आप अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ट्रस्ट में जब मैं बोलता हूँ ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम ऐसी बहुत सारी चीजें सीखेंगे
जो आपको ऑलरेडी बहुत आगे निकाल देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ फटाफट, देन हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। सो ये एक डायग्राम है, इसमें कुछ चीजें लिखी हैं यार, जेवीएम, अदर फाइल्स, जावा डेवलपमेंट टूल्स, जेडीके। तो स्टार्ट करते हैं इस बड़े डब्बे से। आपको दिख रहा होगा एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर और दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो जो पहला बॉक्स है उसे कहते हैं हम जेडीके, मतलब जावा डेवलपमेंट किट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे, सोर्स फाइल होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं, वो डेवलप करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते, उसे ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। पढ़ा है ऑलरेडी, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो जो डेवलपमेंट टूल्स हमें चाहिए होते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो कंपाइलर हो सकता है, वो डिबगर हो सकता है। अगर आपको डिबगर नहीं पता, डोंट वरी, बाद में बात करेंगे। कंपाइलर, डिबगर और भी ऐसे कई सारे टूल्स, वो आपके जावा डेवलपमेंट टूल्स में होते हैं। इसे हम जेडीटी बोलते हैं, ठीक है, जावा डेवलपमेंट टूल्स। तो जेडीके के अंदर होता है जेडीटी। अब इसके अंदर एक दूसरी चीज भी होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा डब्बा जिसमें आपका जेवीएम एंड अदर फाइल्स लिखा है, इस डब्बे का मैं नाम पता नहीं क्यों लिखना भूल गया, एनीवेज आपके नोट्स में एडिट हो जाएगा। ये है JRE, यानी जावा रन टाइम एनवायरमेंट। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब उसे रन भी तो कराओगे। तो वो रन कराने के लिए जो अदर फाइल्स हैं, यहाँ पे थोड़े लाइब्रेरी वगैरह आती है, ये हम थोड़ा सा काफी 2-3-4 लेक्चर बाद बात करेंगे डिटेल में कि एक लाइब्रेरी क्या होती है। वहाँ पे आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहे होंगे। अभी के लिए समझो कि ये जरूरत होती है आपके प्रोग्राम को रन कराने के लिए, इतना समझ लो। तो जावा रन टाइम एनवायरमेंट आपके जो जावा कोड है उसे एक रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है कि भाई तुम यहाँ पे अब चल सकते हो, ठीक है। अब उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक है आपकी लाइब्रेरी जिसकी हम बाद में बात करेंगे, लाइब्रेरी एंड अदर फाइल्स। दूसरी है आपका जेवीएम, मतलब जावा वर्चुअल मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं जावा प्रोग्राम रन कराने के लिए। ये नहीं होगा तो जावा प्रोग्राम आपका चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये एक वर्चुअल मशीन है, मतलब ये आपके रैम में एग्जिस्ट करता है और ये आपका जावा प्रोग्राम को रन करा देता है। कैसे रन कराता है, अब उसकी डिटेल में बात करते हैं। तो अब हम चलते हैं, अब हम भूल जाते हैं सब चीज, यहाँ से ऐसे इरेज कर देते हैं। अब हम चलते हैं, एक नया डायग्राम देखते हैं और देखते हैं कि आपका कोड मशीन तक पहुंच कैसे रहा है, ठीक है। टडा, डायग्राम नंबर 2, ठीक है। तो कुछ डब्बे हैं जिनका मैंने आपको शायद मतलब बताया था, एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है। अभी भूल जाओ, फ्लो चार्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ डायग्राम, ठीक है। रिकॉल करवा रहा था मैं आपको कि रेक्टेंगल इनपुट आउटपुट के लिए, पैरेललोग्राम प्रोसेस के लिए, और ये स्क्वायर हम कहाँ से लेके आ गए पता नहीं, ठीक है। छोड़ो, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग एरो आपको दिख रहा होगा सोर्स कोड डॉट जावा। देखो, आप, मैंने कहा आप अपना एक प्रोग्राम लिखोगे जावा लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप एक फाइल में आपका कोड लिख रहे होगे, ठीक है। अब जैसे गाना आप सुनते होगे, है ना, तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है फाइल की, आप कभी कोई भी गाने की फाइल देखो तो उसका नाम होता है, जैसे आपने छैया छैया सुना तो उसका नाम होगा छैया छैया डॉट MP3, ठीक है, डॉट MP3। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसका नाम कुछ ऐसा होता है, आयरन मैन 3 डॉट MP4 या डॉट MOV, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये जो डॉट के बाद लगता है, ये बताता है यार आपका फाइल टाइप कैसा है, ठीक है। जो आप फाइल बना रहे हो उसका टाइप क्या है। MP3 है, मतलब ये गाना होने वाला है, ठीक है। अब अलग अलग एनकोडिंग होती है, वहां हम नहीं फंसेंगे अभी। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। PDF बनाते हो, डॉट PDF, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, एनीवेज। तो जो आप कोड लिखोगे एक फाइल में लिखोगे ना, तो वो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .txt नहीं, उसका एक्सटेंशन होगा .java। तो अब आपको आपकी फाइल मिल गई, ठीक है। अब आपको आपकी सोर्स फाइल आपने क्रिएट कर ली, उसके अंदर आपने कुछ प्रोग्राम लिखा, मुझे नहीं पता क्या लिखा क्योंकि अभी आपको लिखना ही नहीं आता है, ठीक है। अभी आपके भैया थोड़ी हरामी पंती कर रहे हैं आपके साथ, आपको अभी तक पढ़ाया नहीं उन्होंने कि पहला कोड कैसे लिखते हैं। तो आपको नहीं पता, पर आपने ऐसा अंधाधुंध भर दिया कुछ भी उसमें। चलो, आपने अपना फाइल सेव कर दिया .java के नाम से। तो अब आपको ऑब्वियसली अपना प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर लगेगा। जावा के ट्रांसलेटर को हम कहते हैं जावा सी। जावा का वो कंपाइलर होता है। तो यहाँ पे आपको सेकंड बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें लिखा है जावा कंपाइलर, एंड इसमें ब्रैकेट में लिखा है जावा सी।
तो ये जावा सी आपका कहाँ पे होता है? ये जावा सी आपका जेडीटी के अंदर होता है, जावा डेवलपमेंट टूल के अंदर होता है। वो टूल जेडीके के अंदर होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें पहले बता दी। ठीक है, अब हम उसे रिफर कर रहे होंगे, बट यहाँ से एक आइडिया लेते हैं। करेक्ट? ये ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा होगा आपके लिए अगर आप पहली बार सुन रहे हो। तो अब क्या हुआ, देखो, आपने अपना कोड लिया, आपने अपनी जावा फाइल ली, उसे एक कंपाइलर को दे दी, इनपुट लिया, एक प्रोसेस में डाल दिया, तो उसका क्या होगा? आउटपुट आएगा, है ना? आप मशीन को समझाना चाह रहे हो, यानी अब मशीन की भाषा में वो चीज लिख जाएगी, तो उसे हम कहते हैं बाइट कोड। ठीक है, ये बाइट कोड क्या होता है? ये बाइट कोड ही सारे फसाद की जड़ है। ठीक है, जो इतना अच्छी ये जावा लैंग्वेज है, इस बाइट कोड की वजह से। क्यों? अभी मैं बात करूंगा आपसे। तो बाइट कोड आपका डॉट क्लास एक्सटेंशन को फॉलो करता है। हमने पढ़ा था कि क्लास क्या होती है, एक प्रोटोटाइप होता है, ये होता है, वो होता है, वगैरह वगैरह। नहीं, वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये डॉट क्लास एक एक्सटेंशन है। मैंने आपको अभी बताया ना फाइल कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, वैसे ये डॉट क्लास बाइट कोड वाली फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये अभी मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मशीन कोड में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ। ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो यार, ये एक बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, बट हमारी मशीन जो है वो तो बाइनरी समझती है। यानी कि अब ये बाइट कोड समझने के लिए हमें दूसरा ट्रांसलेटर चाहिए, जो इस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में। ये कौन करेगा यार? ये करेगा आपका जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को एज अ इनपुट लेती है, अपने कुछ कंपोनेंट्स यूज करके इसे कन्वर्ट कर देती है बाइनरी कोड में। तो आप देख रहे हो फ्लो कैसा बन रहा है। डॉट जावा फाइल आई, वो कंपाइलर के पास गई, कंपाइलर ने उसे बाइट कोड में कन्वर्ट किया, बाइट कोड ने उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया। बहुत लोग आपको पढ़ा देते होंगे यार कि जो आपका बाइट कोड है वही आपका बाइनरी कोड है। ठीक है, ये है रियलिटी, इस पे स्टिक रहो। तो हमने बाइट कोड क्रिएट कर लिया, बाइट कोड से बाइनरी कोड का सफर आ गया। बट एक मिनट, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाने आए, ये जेवीएम क्या करता है? ठीक है, जेवीएम है कौन भाई? ये क्या बला है कि ये बाइट कोड ले रहा है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जेवीएम क्या काम करने वाला है? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बाइट कोड आ चुका है, जेवीएम को मिल चुका है, बट मैं आपको थोड़ी चीजें पहले बता देता हूँ। जब आप एक जावा प्रोग्राम लिखते हो, तो उसके अंदर आप 10, 12, 20 कितनी भी क्लासेस बना सकते हो। ठीक है, उन क्लासेस में से एक आपकी मेन क्लास होती है, जिसमें आपका मेन फंक्शन लिखा होता है। ठीक है, तो जो आपकी डॉट क्लास होती है वो उसी क्लास के नाम पे होती है। जैसे कि मैंने, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मैंने एक कोड लिखा जिसमें 2 क्लासेस हैं। एक का नाम है माई क्लास, एक का नाम है शाश्वत। शाश्वत क्लास के अंदर एक आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या होता है? डोंट वरी, बाद में बात करेंगे। बस इतना समझो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, तो शाश्वत क्लास के अंदर मेन फंक्शन है, माई क्लास ऐसी लिखी हुई है। तो मेन, इस फाइल की मेन क्लास क्या हो गई? शाश्वत। तो जो आपका बाइट कोड है उसका नाम क्या, ये जावा सी कंपाइलर क्या डालने वाला है? शाश्वत डॉट क्लास। आपने लिखा हीरो डॉट जावा, उससे आपकी एक क्लास बनी जिसका नाम है शाश्वत डॉट क्लास। ठीक है, ये किसने बनाई? ये आपके जावा सी ने बना दी, मतलब जावा कंपाइलर ने। ठीक है, तो आपको पता चल गया बाइट कोड का नामकरण कैसे हुआ। बट ये जो दूसरी वाली क्लास थी, माई क्लास, है ना, उस बेचारे के साथ क्या हुआ? उसको फेंक दिया? नहीं। देखो, अब ये बाइट कोड किसके पास जा रहा है? जेवीएम के पास। इसके पास एक क्लास लोडर है। तो देखो, जैसे ही ये बाइट कोड आएगा जेवीएम के पास, जेवीएम क्या करता है? शाश्वत डॉट क्लास, यानी शाश्वत क्लास मेन है, वो उसे मेमोरी में डाल देता है। और जो बची हुई क्लासेस हैं, जैसे इस केस में माई क्लास है, तो वो क्लास लोडर लोड कर देता है। ठीक है, तो ये बाकी सारी क्लासेस लोड कर देता है, एंड और भी बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? इस पूरे बाइट कोड को लोड करने के बाद दे देता है दूसरे कंपोनेंट को जेवीएम के, जिसका नाम है बाइट कोड वेरीफायर। जैसा कि नाम लिखा है, ये आपके बाइट कोड को वेरीफाई करता है, मतलब कि आपका बाइट कोड कहीं डैमेज तो नहीं है। मतलब अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो वेरिएबल को यूज करने से पहले क्या आपने उसे कहीं इनिशियलाइज किया है? तो जैसे मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू 25। ठीक है, मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है ये चीज ऑलरेडी लेक्चर 1 में। तो वो a इज इक्वल टू 25 क्या था? एक वेरिएबल था जिसमें हमने 25 स्टोर कर दिया। अगर आपको इस 25 में 10 ऐड करना होता तो आप लिखते a प्लस 10।
अभी नहीं समझ में आ रहा तो समझो कि ए का मतलब 25 है, ठीक है। बट अगर आपने ए का कोई मतलब ही नहीं बताया है, आपने कहा बस ए है कुछ, उसकी वैल्यू ना 0 बताई है, ना 1 बताई है, ना 5 बताई है, मतलब उसे इनिशियलाइज ही नहीं करा है, उसके बाद आप उसे यूज करे जा रहे हो, तो दैट इज अ डैमेज, ठीक है, वो एक डैमेज है। तो वो ये बाइट कोड वेरीफायर बताता है कि भाई ये डैमेज है, ये प्रोग्राम आपका डैमेज्ड है। तो आपका जो ये बाइट कोड वेरीफायर है, ये यहीं पे आपके इस कन्वर्जन प्रोसेस को रोक देता है, ना आपको एक प्यारी सी एरर दे देता है, ठीक है। चलो, मान लो इस बाइट कोड वेरीफायर ने कह दिया ओके चेक पास, आगे बढ़ो। अब आता है ये चीज किसके पास? जिट के पास। जिट क्या है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर, बिल्कुल मौके से कंपाइलर ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो सोर्स कोड है वो तो जावा सी ने कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में। अब बाइट कोड को भी तो कन्वर्ट करो बाइनरी कोड में, ये काम जेवीएम कर रहा है, इसका आधा से ज्यादा काम हो चुका है। फाइनल काम जिट कंपाइलर करता है। ये क्या करता है? ये आपके इस बाइट कोड को फाइनली कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में। एंड इसका मेन प्रोसेस क्या है कि जो ये टास्क करता है ना कन्वर्जन का, ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में करता है। ये इसकी खासियत है, ठीक है। ओके, तो बहुत कुछ बता दिया। टू समराइज एवरीथिंग, आप क्या करते हो? आप संडे की सुबह उठते हो, आप कहते हो आज मैं यार एक जावा प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है। तो आप अपना कंप्यूटर खोलते हो, उसमें एक फाइल बनाते हो, न्यू फाइल क्रिएट करते हो, उसका नाम आप लिखते हो टेस्ट फाइल डॉट जावा। डॉट जावा उसका एक्सटेंशन है, तो एक जावा फाइल बन गई। उसके अंदर आप अपना कोड लिख देते हो, वो कोड आप दे देते हो जावा सी कंपाइलर को, वो कन्वर्ट कर देता है उसको बाइट कोड में। ये बाइट कोड आप दे देते हो फर्दर जेवीएम को, वो क्या करता है? वो उसकी क्लासेस लोड करता है, बाइट कोड को वेरीफाई करता है, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर की मदद से उसे फाइनली कन्वर्ट कर देता है आपके बाइनरी कोड में, एंड आपका काम हो गया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। बट यार ये बाइट कोड क्यों बनाया हमने? मेन सवाल तो ये है, ये प्रोसेस है, ये जो खिचड़ी है, ये इन फर्स्ट प्लेस बनाई ही क्यों गई? डायरेक्ट क्यों नहीं किया? ये जावा सी को इतना कैपेबल क्यों नहीं बना दिया गया कि भाई सीधा प्रोड्यूस करो ना बाइनरी कोड? लेक्चर नंबर 1, लेट्स गो बैक टू लेक्चर नंबर 1। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी में समझ रहे हो, ओके। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आप जापानीज समझ रहे हो, दैट्स नॉट ओके, है ना। मैंने आपका काटा भी था चाइनीज में बात करके, जो कि चाइनीज नहीं थी, तो प्रॉब्लम तो है भैया, है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ट्रांसलेटर है ना, तो ये बाइट कोड क्यों चाहिए हमें? अभी रुको, सब्र करो, ठीक है। अब हम समझते हैं थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, करेक्ट। मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, आप लिनक्स पे काम कर रहे हो। मैंने एक जावा कोड लिखा, उसे कंपाइल कर दिया, आपको दे दिया, आप उसे रन करा रहे हो, वो चल ही नहीं रहा है। क्यों? कंपाइलर ने तो अपना काम किया, उसने तो कोड को कन्वर्ट कर दिया। मशीन लैंग्वेज तो सारी मशीनों को समझ में आनी चाहिए ना। नहीं यार, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप जापानीज समझ रहे हो, हम दोनों हैं तो ह्यूमंस ही, बट हमारी बोलने की भाषा अलग है। सिमिलरली मशीनें हैं तो सेम, बट उनकी समझने की भाषा अलग है, ठीक है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी अलग लैंग्वेज समझेगा, अपना अलग बाइनरी कोड समझेगा, ये चीज आप समझो, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ एक मशीन, तो इट इज नॉट जस्ट अ मशीन, इट इज अ ग्रुप ऑफ मशीन्स। वो बहुत सारी मशीन्स हो सकती हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें, वो अपनी अलग भाषा समझते हैं। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या निकला कि एक जेवीएम बनाते हैं यार, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, जिसको मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा आती हो और साथ साथ जिसने बनाया उसकी भी आती हो। बट अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि देखो यार, लिनक्स है, विंडोज है, मैक ओएस है, बहुत सारे ओएस हैं, मतलब आप किसी से भी लिख के दे सकते हो, एंड इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम होता है कि यार ये जेवीएम इतना सक्षम हो कि ये सारी चीजें समझ ले, या दूसरा काम है कि आप अपने इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दो। इनपुट मतलब कि जो भाषा आप समझ रहे हो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दो। मैं ट्रांसलेटर हूं, मैं हिंदी ट्रांसलेट कर सकता हूँ किसी भी भाषा में, ठीक है। चलो, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। 3 लोगों को लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। एक्चुअली मैं सोचा था लेक्चर एंड कर देंगे बिना व्हाइट बोर्ड के, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम अच्छे से पढ़ाने हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा लिंग्लिश विंग्लिश खेलते हैं। अब ये लिंग्लिश विंग्लिश क्या है, ठीक है। देखो, मैं यार एक बंदे को लेके आ रहा हूँ, इसका नाम है लिनक्स L1। एक बंदे को लेकर के आ रहा हूँ, इसका नाम है W1 मतलब विंडोज। एक और को लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है L2 यानी लिनक्स 2। एक और को लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है W2 यानी विंडोज 2।
ये क्या है, ये अलग-अलग मशीन्स हैं, अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो L1, L2 एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। W1, W2 एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है? आपने क्या किया, आपने कहा मेरी भाषा समझो, अपनी छोड़ो मेरी समझो। तो आपने एक जावा लैंग्वेज में कोड लिखा और ये दे दिया L1 को। L1 ने इसे यार कंपाइल कराया और इसे इसने कन्वर्ट कर दिया अपनी भाषा में। लिनक्स की क्या भाषा हो सकती, कह देते हैं लिंग्लिश। ठीक है, आज हम सब बनाएंगे। तो इसने इसे लिंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। पता नहीं क्या है लिंग्लिश, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये मत बोलना भैया ने पढ़ा दिया लिनक्स लिंग्लिश समझता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, समझो बस। अब ये लिंग्लिश भैया L2 तो समझ जाएगा, ना W2 समझेगा, ना W1 समझेगा। इंग्लिश तो भाई फेल हो गई। चलो, हमने क्या किया, हमने जावा का कोड लिखा, अब दे दिया W1 को। इसने इसे कंपाइल करा दिया एंड बना दिया विंग्लिश। ठीक है, विंग्लिश पता नहीं अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ पे। लिंग्लिश विंग्लिश ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसा मत बोल देना कि विंडोज विंग्लिश समझता है, मारेंगे लोग, कोई कोई जॉब नहीं देगा, उल्टा पैसे ले लेंगे इंटरव्यू में आने के भी। ठीक है, तो छोड़ो। तो एंड ऑफ द डे जावा दिया लिनक्स को, उसने अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। जावा दिया विंडोज को, उसने अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब ये विंग्लिश कोड आप कहीं और नहीं चला सकते हो। ठीक है, ये विंग्लिश कोड आप L2 में नहीं चला सकते हो। तो यार आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है। आप हर मशीन पे जाओगे, अपना सोर्स कोड कंपाइल कराओगे, देन रन कराओगे। मैं चाहता हूँ यार मैं कंपाइल एक ही बार कराऊँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 10 बार कंपाइल ना कराऊँ। एक बार कंपाइल कराऊँ, दे दूँ, बाकी लोग चलाओ मज़े से। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हमने कहा ठीक है तुम एक काम करो, तुम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट ना करो, तुम इसे कन्वर्ट कर लो बाइट कोड में। मैं पहले इसका शॉर्ट फॉर्म लिखने वाला था, फिर मैं रुक गया। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे बाइट कोड में। तो आपका जावा जो है वो लिनक्स के पास आया और उसने कहा यार एक काम करो, इसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर लो। ये बाइट कोड को अब इंग्लिश में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी एक इंसान की है, जिसको हम कहते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये बाइट कोड इस L2 के लिए वापस से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी JVM की, विंग्लिश में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी JVM की। ठीक है, और इसके लिए भी विंग्लिश की है। मतलब हमें समझ में क्या आ रहा है कि हम बाइट कोड, ठीक है, जेनरेट कर देते हैं जावा सी से, जावा कंपाइलर से। ठीक है, ये जावा था, इधर से हमने बाइट कोड कन्वर्ट कर लिया। इसे कन्वर्ट करने का काम JVM का है। यानी कि लिनक्स पे, विंडोज पे एज लॉन्ग एज JVM पड़ा है, वो JVM उसे समझा सकता है कि ये बाइट कोड को उस ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी जावा होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। बट आपका जो JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब जो JVM इस बंदे के पास है, उसे बाइट कोड को लिनक्स में कन्वर्ट करना आता है। इसके पास जो JVM है, उसे हमारे बाइट कोड को विंडोज में कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, so this was the whole logic behind how Java program compiles. तो लेक्चर नंबर 3 भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं यार 17th ऑफ जनवरी को आपसे, एंड वहां पे हम अपना पहला कोड लिख रहे होंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। एंड प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आपको ये कोर्स समझ में आ रहा है तो ऐसे आगे भी आएगा। अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का पी भी नहीं छुआ है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस कोर्स में। प्लीज जो सच में देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो ये था यार आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।